धारा 251, धारा 230 का अनुपालन। यह धारा मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों में विचारण ट्रायल की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक आवश्यकता को बताती है। यह सुनिश्चित करती है कि मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने से पहले कुछ अनिवार्य शर्तों का पालन किया गया हो। जब किसी पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि उसने धारा 230 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। सरल शब्दों में, जब कोई आपराधिक केस, जिसे वारंट मामला कहते हैं और जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुआ है, और उस केस का आरोपी अभियुक्त जब मुकदमे की शुरुआत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या उसे लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट को यह पक्का करना होगा कि उसने धारा 230 में बताए गए नियमों का पालन कर लिया है। धारा 230 क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 230 पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। संक्षेप में, यह धारा मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न दस्तावेज जैसे एफआईआर नोटिस, गवाहों के बयान, जब्ती सूची आदि की प्रतियां अभियुक्त को बिना किसी देरी के और मुफ्त में प्रदान कर दी गई हैं। यह अभियुक्त का एक मौलिक अधिकार है ताकि उसे अपने खिलाफ दर्ज मामले की पूरी जानकारी मिल सके और वह अपना बचाव तैयार कर सके। इस धारा का महत्व: निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को मुकदमे की शुरुआत में ही अपने खिलाफ के सारे दस्तावेज मिल जाएं जो निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार के लिए महत्वपूर्ण है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता। यह न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है। दोष मुक्त होने का आधार। यदि धारा 230 का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अभियुक्त के लिए मुकदमे को चुनौती देने का एक वैध आधार बन सकता है। मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी। यह मजिस्ट्रेट पर एक स्पष्ट कर्तव्य डालती है कि वह मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने से पहले इस महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक आवश्यकता की जांच करे। संक्षेप में, धारा 251 यह अनिवार्य करती है कि पुलिस रिपोर्ट पर आधारित वारंट मामले में जब आरोपी पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने आता है तो मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी को धारा 230 के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पुलिस रिपोर्ट की कॉपी मिल गए हैं। यह निष्पक्ष और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। धारा 272 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा? डिस्चार्ज। यह धारा मजिस्ट्रेट के सामने वारंट मामलों जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित होते हैं में अभियुक्त आरोपी के डिस्चार्ज उन्मोचन से संबंधित है। यह धारा बताती है कि किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट मुकदमे की शुरुआत में ही आरोपी को मामले से मुक्त कर सकता है। 1. अभियुक्त धारा 230 के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां दिए जाने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। सरल शब्दों में, जब आरोपी को धारा 230 के तहत पुलिस रिपोर्ट और अन्य सभी दस्तावेजों की प्रतियां मिल जाती हैं, तो आरोपी उन प्रतियां मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन एप्लीकेशन दे सकता है। इस आवेदन में वह अनुरोध करेगा कि उसे उन्मोचित डिस्चार्ज कर दिया जाए। इसका मतलब है कि वह चाहता है कि मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ केस को आगे न बढ़ाए क्योंकि उसके अनुसार मामले में पर्याप्त सबूत नहीं है। धारा 2 मजिस्ट्रेट द्वारा उन्मोचन का निर्णय। 2. यदि पुलिस रिपोर्ट और धारा 143 के अधीन उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने के बाद और अभियुक्त की ऐसी परीक्षा यदि कोई हो, शारीरिक रूप से या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, जो मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे करने के बाद और अभियोजन और अभियुक्त को सुने जाने का अवसर देने के बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार ग्राउंडलेस मानता है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, जब आरोपी डिस्चार्ज के लिए आवेदन करता है तो मजिस्ट्रेट को ये कदम उठाने होंगे। पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए सभी दस्तावेजों जो धारा 143 के तहत आए थे की जांच करनी होगी। 2.
अगर मजिस्ट्रेट को जरूरी लगे तो वह आरोपी से पूछताछ कर सकता है। यह पूछताछ शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकती है। 3. मजिस्ट्रेट को सरकारी वकील, अभियोजन पक्ष और आरोपी दोनों को सुनवाई का मौका देना होगा, यानी दोनों पक्षों के तर्क सुनने होंगे। 4. इन सभी बातों पर विचार करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार, यानी बिना किसी पुख्ता आधार या सबूत के हैं, 5. तो मजिस्ट्रेट आरोपी को उन्मोचित डिस्चार्ज कर देगा, उसे मुकदमे से बरी कर देगा। 6. और मजिस्ट्रेट को ऐसा करने के अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। इस धारा का महत्व। अभियुक्त का अधिकार। यह धारा अभियुक्त को मुकदमे के प्रारंभिक चरण में ही यह चुनौती देने का एक महत्वपूर्ण अधिकार देती है कि उसके खिलाफ कोई वैध मामला नहीं बनता। यह अनावश्यक मुकदमेबाजी और मानसिक उत्पीड़न से बचाता है। न्यायिक दक्षता। यह सुनिश्चित करता है कि जिन मामलों में पर्याप्त सबूत नहीं है उन्हें शुरुआत में ही बंद कर दिया जाए, जिससे अदालत का समय और संसाधन बच सके। न्याय का संरक्षण। यह प्रावधान उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन पर कमजोर या मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर आरोप लगाए गए हों। पारदर्शिता और जवाबदेही। मजिस्ट्रेट को उन्मोचन के कारण दर्ज करने की आवश्यकता उसके निर्णय में पारदर्शिता लाती है और उसे जवाबदेह बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक साधन। आरोपी की परीक्षा के लिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रावधान आधुनिक तकनीक के उपयोग को दर्शाता है। संक्षेप में, धारा 262 यह अनुमति देती है कि पुलिस रिपोर्ट पर आधारित वारंट मामले में आरोपी दस्तावेजों की प्रतियां मिलने के 60 दिनों के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों की समीक्षा करने, आरोपी की परीक्षा करने यदि आवश्यक हो, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद यदि आरोपों को निराधार पाता है तो आरोपी को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के कारणों को दर्ज करेगा। धारा 263 आरोप का विरचन, चार्ज बनाना। यह धारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों में आरोप, चार्ज तय करने की प्रक्रिया बताती है। यह मजिस्ट्रेट की भूमिका को परिभाषित करती है जब वह मामले की प्रारंभिक समीक्षा के बाद यह निर्णय लेता है कि अभियुक्त के खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए जाएं या नहीं। 1. यदि ऐसे विचार परीक्षा यदि कोई हो और सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट की राय है कि यह अनुमान लगाने का आधार है कि अभियुक्त ने एक अपराध किया है जो। सरल शब्दों में, जब मजिस्ट्रेट पिछली धाराओं में बताए अनुसार मामले की पुलिस रिपोर्ट, दस्तावेजों की जांच कर लेता है, आरोपी से पूछताछ कर लेता है यदि जरूरी हो, और अभियोजन व बचाव पक्ष दोनों के तर्क सुन लेता है। और इन सब बातों पर विचार करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि आरोपी ने कोई अपराध किया है और वह अपराध ए इस अध्याय के अधीन विचारणीय है, यानी यह मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, बी जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट विचारण करने के लिए सक्षम है, यानी उस मजिस्ट्रेट को उस तरह के अपराध की सुनवाई करने की कानूनी शक्ति है, और सी जिसके लिए उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त दंड दिया जा सकता है, यानी अपराध इतना गंभीर नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा अपर्याप्त हो। तो वह पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर अभियुक्त के खिलाफ लिखित में एक आरोप बनाएगा। सरल शब्दों में, परिणाम। यदि मजिस्ट्रेट को उपरोक्त तीनों शर्तें पूरी होती दिखती हैं, अर्थात अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में है, वह उसे सुनने के लिए सक्षम है और वह उसे पर्याप्त रूप से दंडित कर सकता है, तो वह आरोपी के खिलाफ लिखित में औपचारिक आरोप, चार्ज बनाएगा। यह आरोप पर पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों के अंदर बनाया जाएगा। नोट, यह धारा 221.AEO के विपरीत है, जहां सत्र न्यायाधीश अपराध को मजिस्ट्रेट के पास भेजता है। यहां मजिस्ट्रेट स्वयं आरोप बना रहा है। तो आरोप तब अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध का दोषी मानता है या विचारण चाहता है। सरल शब्दों में,
ओ, जब औपचारिक आरोप बन जाता है तो उसे आरोपी को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा ताकि उसे पता चले कि उस पर क्या आरोप लगे हैं। ओ, और आरोपी से सीधे पूछा जाएगा कि क्या वह अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार करता है, दोषी मानता है या मुकदमा लड़ना चाहता है। ओ, यह प्रश्न मुकदमे का अगला चरण निर्धारित करता है। और ये आर्डनेंस धारा का महत्व। प्रारंभिक मूल्यांकन। यह मजिस्ट्रेट को मुकदमे को आगे बढ़ाने से पहले यह सुनिश्चित करने का अवसर देता है कि आरोपी के खिलाफ वास्तव में कोई मामला है या नहीं। क्षेत्राधिकार का निर्धारण। यह सुनिश्चित करती है कि अपराध का विचारण सही न्यायालय में हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट या सत्र न्यायालय। दक्षता। यदि मजिस्ट्रेट स्वयं ही अपराध को पर्याप्त रूप से दंडित कर सकता है तो मामले को सत्र न्यायालय में भेजने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आती है। अभियुक्त का अधिकार। आरोप को स्पष्ट रूप से समझाना अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे वह अपना बचाव प्रभावी ढंग से तैयार कर सके। समय सीमा। 60 दिनों की समय सीमा न्याय में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। संक्षेप में, धारा 233 यह निर्धारित करती है कि पुलिस रिपोर्ट पर आधारित वारंट मामले में यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी ने उसके अधिकार क्षेत्र और दंड देने की क्षमता वाले अपराध को अंजाम दिया है, तो वह पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर लिखित में आरोप तय करेगा। इस आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी मानता है या मुकदमा लड़ना चाहता है। धारा 274 दोष स्वीकार करने पर दोष सिद्धि। यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जब मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक वारंट मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है में अभियुक्त आरोपी अपने ऊपर लगाए गए अपराध को स्वीकार कर लेता है, यानी दोषी होने का निवेदन करता है। यह धारा बताती है कि ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए। यदि अभियुक्त दोषी होने का निवेदन करता है, प्लीड्स गिल्टी, तो मजिस्ट्रेट निवेदन को दर्ज करेगा, रिकॉर्ड द प्ली, और अपने विवेक से इन हिज डिस्क्रिशन उसे दोषी ठहरा सकता है, कन्विक्ट हिम देयरऑन। सरल शब्दों में, अगर आरोपी जिसे धारा 273 के तहत आरोप पढ़कर और समझाकर पूछा गया था कहता है कि हाँ मैं दोषी हूं या मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, तो मजिस्ट्रेट को सबसे पहले आरोपी के इस दोष स्वीकार को रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट अपने विवेक का उपयोग करते हुए, यानी अपनी मर्जी और मामले की परिस्थितियों के अनुसार तय करते हुए, आरोपी को उसके इस स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी ठहरा सकता है। इस धारा का महत्व। न्यायिक दक्षता। यह धारा उन मामलों को तुरंत निपटाने में मदद करती है जहां आरोपी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, जिससे अदालत का समय और संसाधन बचते हैं। दोषी व्यक्ति का त्वरित न्याय आरोपी को लंबी सुनवाई से बचाता है और उसे अपने अपराध के लिए जल्दी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। मजिस्ट्रेट का विवेक। यह मजिस्ट्रेट को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देती कि वह हमेशा दोषी मानने पर तुरंत सजा दे दे। मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना होता है कि आरोपी ने स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के और आरोपों को पूरी तरह से समझकर ही अपना दोष स्वीकार किया है। कभी कभी मजिस्ट्रेट दोषी मानने के बावजूद आगे कुछ जांच या साक्ष्य की मांग कर सकता है, खासकर गंभीर या संवेदनशील मामलों में। न्याय का प्रशासन। यह सुनिश्चित करती है कि दोषी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, भले ही कोई लंबी सुनवाई न हो। संक्षेप में, धारा 264 बताती है कि यदि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कोई अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, तो मजिस्ट्रेट को उसके इस स्वीकारोक्ति को दर्ज करना होगा और अपने विवेक का उपयोग करते हुए उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहरा सकता है। यह सत्र न्यायालय के समक्ष धारा 252 के समान ही प्रावधान है, लेकिन यह मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लागू होता है। धारा 225 अभियोजन के लिए साक्ष्य। यह धारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वारंट मामलों
जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित होते हैं, में अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत पेश करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताती है। यह उस चरण को परिभाषित करती है जहां सरकारी वकील अभियोजन आरोपी के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करना शुरू करता है। एक, यदि अभियुक्त दोष स्वीकार करने से इनकार करता है या दोष स्वीकार नहीं करता है या विचारण चाहता है, क्लेम्स टू बी ट्राइड, या मजिस्ट्रेट धारा 264 के तहत अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराता है, तो मजिस्ट्रेट गवाहों की परीक्षा के लिए एक तारीख तय करेगा। सरल शब्दों में, अगर आरोपी, जिसे धारा 263 के तहत पूछा गया था कि क्या वह दोषी मानता है या विचारण चाहता है, दोषी होने से इनकार करता है या जवाब ही नहीं देता है, या कहता है कि वह मुकदमा लड़ना चाहता है, या मजिस्ट्रेट धारा 264 के तहत उसे दोषी नहीं ठहराता है, भले ही उसने दोषी माना हो, लेकिन मजिस्ट्रेट ने अपने विवेक से उसे तुरंत दोषी न ठहराया हो, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को गवाहों की जांच परीक्षण शुरू करने के लिए एक तारीख तय करनी होगी। परंतु यह कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस द्वारा जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान अग्रिम रूप से प्रदान करेगा। पहला विशेष प्रावधान, प्रोविजो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव या पुष्टि है। मजिस्ट्रेट को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले पुलिस ने जांच के दौरान जिन गवाहों के बयान, जैसे धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए थे, उनकी कॉपी आरोपी को पहले से देनी होगी। यह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को मजबूत करता है और आरोपी को अपने बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त जानकारी देता है। 2. मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर अपने किसी भी गवाह को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने के लिए समन्स जारी कर सकता है। सरल शब्दों में, सरकारी वकील अभियोजन पक्ष के आवेदन पर मजिस्ट्रेट समन्स जारी कर सकता है ताकि अभियोजन के किसी भी गवाह को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा जा सके या कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज अदालत में पेश की जा सके। 3. इस प्रकार नियत की गई तारीख पर मजिस्ट्रेट अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले ऐसे सभी साक्ष्य लेने की कार्यवाही करेगा। सरल शब्दों में, जो तारीख गवाहों की जांच के लिए तय की गई थी उपधारा 1 के तहत, उस तारीख पर मजिस्ट्रेट सरकारी वकील अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए जाने वाले सभी सबूतों को दर्ज करना शुरू करेगा। इसका मतलब है कि अभियोजन पक्ष अपने गवाहों को बुलाएगा, उनसे सवाल करेगा और अपने दस्तावेजी सबूत पेश करेगा। परंतु यह कि मजिस्ट्रेट किसी भी गवाह की प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन को तब तक के लिए स्थगित करने की अनुमति दे सकता है जब तक कोई अन्य गवाह या गवाहों की परीक्षा न हो जाए, या किसी भी गवाह को आगे की प्रति परीक्षा के लिए वापस बुला सकता है। दूसरा विशेष प्रावधान, प्रोविजो। मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी, विवेक से किसी गवाह की जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन को कुछ समय के लिए टालने की अनुमति दे सकता है जब तक कि किसी दूसरे गवाह या अन्य गवाहों से पूछताछ न हो जाए, या वह किसी भी गवाह को दोबारा जिरह के लिए वापस बुलाने की अनुमति दे सकता है। यह प्रावधान अदालत को मुकदमे की कार्यवाही में लचीलापन देता है ताकि साक्ष्य को सबसे प्रभावी और न्याय संगत तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन किसी गवाह की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नामित स्थान पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा की जा सकती है। तीसरा विशेष प्रावधान, प्रोविजो। इस उपधारा के तहत किसी भी गवाह का बयान ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह सुविधा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी नामित स्थान डेजिग्नेटेड प्लेस पर उपलब्ध होगी। यह न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाता है और गवाहों की उपस्थिति को आसान बनाता है, खासकर जब वे शारीरिक रूप से अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ हों या उनकी सुरक्षा का मुद्दा हो। इस धारा का महत्व। मुकदमे का प्रारंभ। यह धारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वास्तविक मुकदमे की शुरुआत को चिह्नित करती है।
निष्पक्ष सुनवाई, गवाहों के बयानों की अग्रिम आपूर्ति, पहला प्रोविजो, अभियुक्त के बचाव के अधिकार को मजबूत करती है। प्रक्रियात्मक लचीलापन, मजिस्ट्रेट को प्रति परीक्षा के समय को नियंत्रित करने और गवाहों को आवश्यकतानुसार वापस बुलाने का विवेक देती है। आधुनिक तकनीक का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाही दर्ज करने की अनुमति देकर न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक युग के अनुरूप बनाती है, जिससे दक्षता और सुविधा बढ़ती है। संक्षेप में, धारा 265 यह निर्धारित करती है कि यदि अभियुक्त दोषी नहीं मानता है या मुकदमे का अनुरोध करता है, तो मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक तारीख तय करेगा। इसमें महत्वपूर्ण रूप से पुलिस जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयानों की प्रतियां अभियुक्त को पहले से प्रदान करना अनिवार्य है। यह धारा मजिस्ट्रेट को गवाहों को बुलाने के लिए समन जारी करने, प्रति परीक्षा को स्थगित करने या गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देती है और यह भी स्पष्ट करती है कि गवाहों की गवाही ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक नामित स्थान पर दर्ज की जा सकती है।